गुलाम ही कब है? वो जब डिवीजन मतलब डिवाइड हुआ था इंडिया पाकिस्तान, तो उसने कहा था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है। भारत सरकार ने अभी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जो कंट्री है 57 देश, उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। और वो लोग जो कश्मीर को लेके जो प्रस्ताव दिए थे उसके बारे में समझते हैं और क्यों ठुकरा दिया गया और इन लोग की चाल क्या है समझिए। देखिए, हम लोग ने जब 2019 में 370 को हटाया था तो कश्मीर में वायलेंस भड़क न जाए, वहाँ के लोकल नेता बवाल न मचा दे, इसलिए वहाँ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट सर्विसेज को काट दिया गया, बहुत सारा, क्योंकि देश के लिए ज़रूरी था। हमको ये समझना जरूरी है कि हमारे देश की जनता जरूरी है, लेकिन जब देश की बात आती है तो जनता से ऊपर देश हो जाता है। लेकिन सरकार ने सदन में खड़ा होकर कहा था कि जिस समय वहाँ की मिलिटेंसी कंट्रोल हो जाएगी, धीरे धीरे वहाँ कश्मीर को एक पूर्ण राज्य की दर्जा दे दिया जाएगा। यूनियन टेरिटरी में जनता के पास सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए उतना ज्यादा रास्ते नहीं रहते हैं जितने की मतलब एक असेंबली वाले स्टेट में रहते हैं जिनका पूर्ण राज्य का दर्जा होता है। तो सरकार इसको देख रही थी और पिछले 1-1.5 साल से आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में पत्थर वाली बात या फिर मिलिटेंसी काफी कंट्रोल हो गई थी। इसको देखते हुए हालांकि वहां काफी स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए गए थे, वहां इंटरनेट बैन था, 100 मतलब लगभग 100 दिन से ज्यादा वहां पे इंटरनेट को बैन किया गया था। तो ये देश के लिए जरूरी थी। भाई देखो, हमारे लिए हम समझते हैं कि आप लोग को तकलीफ हुई है, लेकिन देश के लिए थोड़ा जरूरी था। 100 दिन इंटरनेट के लिए भरपाई हो जाएगा भाई, फिर से इंटरनेट आ जाएगी। लेकिन बात समझिए, पूरी गेम प्लान समझिए। जैसे ही सरकार ने कश्मीर के नेताओं को मीटिंग के लिए बुलाया, भले इस कोरोना के दौर में मोदी जी या कोई भी बड़े नेता लोग मास्क नहीं पहने थे, ये इन लोग की गलती थी। देश में अभी भी कोरोना इतना कंट्रोल नहीं हुआ है कि ये बड़े लीडर है। महाराज, आप लोग को देख के देश सीखता है। देख रहे हैं महबूबा मुफ्ती, महिलाएं इस मामले में ठीक रहती हैं, सब फोटो वोटो खिंचवाने में। अब यहाँ इन लोग को मास्क पहनना चाहिए। लेकिन टॉपिक पे आते हैं, समझिए। तो जब ये बात चल रही थी कि कश्मीर को अब पूर्ण स्टेट दे दिया जाए, तो सारे लोग लगभग सहमत हो गए थे। अब सरकार भी चाहती है कि जो कश्मीर के लोग हैं, जो आतंकवाद के रास्ते को छोड़कर भारत के लोकतंत्र में विश्वास किया, भारत के साथ जुड़े रहें, उन लोगों की भलाई के लिए वहां पे पूर्ण स्टेट दिया जाए। देखिए, 10-20% वहां पे मिलिटेंट्स की वजह से सारे लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ रही थी, जो सही नहीं था। तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया कि वहां कहा कि अब असेंबली बनेगी, वहां के लोगों की जरूरतों को ये लोग ठीक करेंगे। अब कश्मीर का मामला कश्मीर में सुलझ जाए। जैसे बिहार में कुछ होता है तो पटना में वहां विधानसभा वो लोग देखते हैं। अब बिहार की समस्या को आप ले जाएंगे दिल्ली में, तब तो पता चला 2020 में समस्या आएगा तो 30 में सुलझेगा। वैसे भी वहां बहुत लेट से सुधरता है कोई भी चीज। तो लेकिन असेंबली बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही सरकार ने स्टेप लिया, इन लोगों को लगा कि भैया मेरी दुकान तो बंद हो जाएगी, क्योंकि अगर अंधेरा खत्म हो जाएगा तो इनका टॉर्च कैसे बिकेगा। ध्यान से समझिए, अगर कोई आपको अंधेरे से डरा रहा है, मतलब वो टॉर्च बेचना चाह रहा है। अगर कश्मीर में ये लोग नहीं चाहते हैं कि कश्मीर के लोग खुशहाल रहें, क्योंकि कश्मीर के लोग खुशहाल हो जाएंगे तो इन लोग की दुकानें बंद हो जाएंगी। जैसे कश्मीर की लोगों की बात भारत सरकार करने आई, इन लोगों ने बम फोड़ना चालू कर दिया। कश्मीर में वापस खुशहाली आने वाली थी तो कश्मीर के जम्मू एयरबेस पे इन लोगों ने एक चाइना में जो शादी ब्याह में जो घूमता है ड्रोन, इससे बम फोड़ दिया। हालांकि 2 सैनिक इंजर्ड हुए थे, बहुत ज्यादा क्षति नहीं हुआ था, लेकिन भारत के लिए सिक्योरिटी कंसर्न था। लेकिन इस हमले की वजह से कश्मीर के लोगों को जो उनका हक मिलने जा रहा था वो एटलीस्ट 6 महीना डिले हो गया। अब वहां के लोगों को लगता है कि ऐसा कि अब वो लोग आतंकवादियों को भर्ती करेंगे कि देखो कश्मीर में क्या हो रहा है। लेकिन वो जानबूझ के चाहते हैं कि कश्मीर में अशांति रहे ताकि उन लोग का दबदबा रहे। कश्मीर मुद्दा को लेकर ये जो है बकलोलवा चल गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC के पास। इसकी स्थापना 1969 को हुई थी। ये लोग इजराइल को कंट्रोल करने के लिए 57 देशों ने मिलकर अपना एक संगठन बनाया था, लेकिन ये लोग अकेले इजराइल को वो अकेला है, कंट्रोल नहीं कर पाए। अब ये चला गया वहां पर, कहा गया कि कश्मीर के मुद्दा को सॉल्व कर दीजिए। अब खुद से जरा सोच के देखिए कि ये 57 देश मिलकर फिलिस्तीन में सीज फायर नहीं करा पाए, तो या क्या कश्मीर में ये लोग आके 370 को वापस ले आ पाएंगे? इनके कहने पर 300 कश्मीर इनके हिसाब से चलेगा? नहीं। ये अपने यहाँ केवल वोट की राजनीति करते हैं, इनके यहाँ दूसरा कोई मुद्दा नहीं चलता है। अब इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जितने देश हैं वो इसका मुख्यालय मक्का में ये सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब में इनका इन्फ्लुएंस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इनको खुश करने के लिए इन लोगों ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि ये भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में मध्यस्थता करेंगे और कश्मीर के मुद्दों को सॉल्व करेंगे। मुसलमानों की इनको ज्यादा चिंता होती है, इन लोग को बहुत ज्यादा। अभी बताते हैं इनको कितना चिंता हो रही है। अब जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहला बात कि कश्मीर मुद्दा में इन लोग को इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए, इससे पाकिस्तान को लॉस होगा।
समझिए, 3-4 चीजों को ध्यान से समझिए। यूएन ने डिक्सन आयोग का गठन किया था। यूएन का डिक्सन आयोग ने कह दिया है कि पाकिस्तान और कश्मीर जो है ये इंडिया पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। तो भैया वो आप लोग को इंटरनल मैटर में क्या जरूरत है इंटरफेयर करने की? इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरनल मैटर में नहीं करना है। दूसरा, यूएन की पीस कीपिंग फोर्स भारत में ऑलरेडी रहती है, वो श्रीनगर में भी उसका हेड ऑफिस है और इस्लामाबाद में भी है। तो यूएन देख रहा है तो ये अपने आप को यूएन से भी बड़ा समझने लगे हैं। और पाकिस्तान ने 1972 में जब वो ये बांग्लादेश हार गया था, पाकिस्तान कहता है कि हम कश्मीर वापस लेंगे। अरे बैल कहीं का, तुम्हारा बांग्लादेश चल गया, पूर्वी पाकिस्तान तुम्हारा ही था, चला गया। तो जब हम लोगों ने उसके 93,000 फौज को पकड़ लिए थे, ये लोग गजवाई हिंद करेंगे लोग साले, ये लोग अभी भारत को जीतेंगे। 93,000 फौज को हम लोग मार मार उसको गाय गोरू की तरह बांध के रखे थे लोग। तो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ समझौता हुआ सिमला एग्रीमेंट, जिसमें कहा गया कि हम आपके 93,000 फौज को छोड़ेंगे एक ही शर्त पे कि आप कभी भी कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पे न ले जाके बायलेटरल यानी द्विपक्षीय सुलझाएंगे। तो इसका मतलब ये शिमला समझौता का उल्लंघन है। तो शिमला समझौता में ही कहा गया था कि हम लोग की जो बाउंड्री बनाई गई है एक्चुअल कंट्रोल अभी तत्काल के लिए यही है। तो अगर आप इसको इंटरनेशनली उछालेंगे तो हम लोग इधर घुस जाएंगे। इसका मतलब पाकिस्तान न्योता दे रहा है कि हम शिमला समझौता तोड़ेंगे, इसे इंटरनेशनल मुद्दा पे ले जाके, तो आप ये बॉर्डर तोड़ के घुस जाइएगा अंदर। तो भारत के लिए क्या दिक्कत है? हम लोग तो इंतजार में बैठे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इसका जवाब दिया है, कहा है कि OIC यानी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जो कंट्री है, ये दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट मतलब एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ के बाद ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसे सोच समझ के अपने वक्तव्य को देना चाहिए। ये पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस में आकर एक बायस्ड डिसीजन लिया है और एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा का शिकार हो गया है। यहाँ के जितने देश हैं, ज्यादातर देश कश्मीर के इशू पर भारत से कभी खुलकर नहीं कहते हैं। ये भारत के पास आते हैं तो कश्मीर मुद्दा इनसे रहता ही नहीं है। चाहे वो मोदी जी की मुलाकात UAE में हो, सऊदी अरब में हो, बहरेन, कतर, कहीं से भी हो, वो लोग के सामने ये मैटर ही नहीं रहता है। ईरान ने भी कभी कश्मीर के मैटर पे इंटरफेयर नहीं करता है। तो इन लोगों ने स्पष्ट कह दिया और इन्होंने भी कह दिया कि आपके कहने न कहने से कश्मीर में कुछ नहीं हो सकता है। कश्मीर में वही होगा जो भारत की संसद चाहेगी। और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और इस छर्रे को समझाने के लिए एक बात बता देते हैं कि भारत में पूरी दुनिया के 10% मुस्लिम रहते हैं और बहुत खुशहाल ढंग से रहते हैं। भारत में 14% मुस्लिम रहते हैं, जो संख्या में देखेंगे तो लगभग 20 करोड़ हो जाते हैं। इसके यहाँ 21 करोड़ मुस्लिम रहते हैं और भारत में 20 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। हद बेवकूफी देखिए, दुनिया का ऐसा कोई पागल देश नहीं होगा जो अपने देश की जनसंख्या के बराबर किसी दूसरे देश की जनसंख्या का बोझ ले कि हम भी इनका ख्याल रखेंगे। तुम क्या ख्याल रखोगे रे बैल कहीं का? भारत में इन लोग का कहना है कि मुस्लिम माइनॉरिटी में, तो भैया यहाँ पे जैन माइनॉरिटी है, बौद्ध माइनॉरिटी है, ईसाई है, सब बहुत माइनॉरिटी के हैं। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं आता है। जबकि अगर आप देखिएगा इन रियलिटी तो इस्लाम सेकेंड मेजॉरिटी भी है। आप माइनॉरिटी कह सकते हैं कि ज्यादातर राज्यों में माइनॉरिटी है, तो पूर्वोत्तर में हिंदू धर्म भी वहां पे क्या चीज है, माइनॉरिटी है, बट वो सेकंड मेजॉरिटी भी है साथ साथ है। इसको क्या जरूरत है हम लोग के मैटर में इंटरफेयर करने की? हमारे यहाँ ऑलरेडी जो जहां है, वो भी कोई बिजनेस में है, कोई जॉब में है, सब अपने जगह पे सेटल है। ये ससुरा जानबूझ के इंटरफेयर करता है हम लोग के मैटर में। ये कहेगा कि कश्मीर में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान के मुसलमानों का हाल देखिए, ये सिया सुन्नी के मस्जिद में बवाल हो जाता है, वहां बम फोड़ देगा, वो उसको बम फोड़ देगा। सोचिए, मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, यहाँ बम फोड़ दिया जाता है और आए दिन आपको महीने में 1-2 फ्राइडे के दिन कहीं ना कहीं बम फोड़िए देगा। भारत में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिया का भी मस्जिद है, अहले हदीस, बरेलवी, सुन्नी, 75 कैटेगरी की मस्जिदें हैं, जिसमें मन जाओ, कोई किसी दूसरे में बम नहीं फोड़ता है। ये हमारे देश की संस्कृति है। और ये वो लोग कहते हैं कि जिनके यहाँ सुरक्षित है मस्जिद, यहाँ पर देखिए इस बच्चे को क्या दोष है? इस छोटे से बच्चे पे बड़ा दया आती है। ये बेचारा गया होगा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, आराम से खुशी खुशी। इस बेचारे की बस यही गलती है कि ये पाकिस्तान में जन्म ले लिया, जहां मुसलमान लोग की ये हाल है कि मस्जिद में छोटे छोटे बच्चों का बम फोड़ दिया जा रहा है। ये भाई साहब मस्जिद में कपड़े में खून से लदा हुआ जो कपड़ा है लेके अपने रिश्तेदार को खोज रहे हैं कि भाई नमाज पढ़ने आए थे यहाँ पर। और ये लोग भारत में बताएंगे कि मुस्लिम सुरक्षित है या नहीं है। ये अपने इनके देश में देखिएगा तो हजारा मुस्लिम होते हैं जिनको ये कहते हैं कि इनकी आंखें छोटी छोटी होती है, चाइनीज की तरह दिखते हैं, ये मुसलमान नहीं। अरे यार, किसी का नाक नक्शा अगर क्लाइमेट की वजह से कुछ है नहीं, मान के चलिए आपसे अलग दिखता है, तो आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप फटाक से कहते हैं फलाना मुस्लिम है, फलाना नहीं है? हजारा मुसलमानों को ये लोग लाइन से खड़ा करके गोली मार देते हैं, जेनोसाइड जहां तहां होता है। और उस पर ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये 57 देश
देश एकदम चुप रहते हैं। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को घर में खींच के मार दिया जाता है, बलोचों को हेलीकॉप्टर से गोली चला के मार दिया जाता है, वहां इन लोग को मध्यस्थता करना नहीं दिखता है। और भारत में सब लोग शांति से जी रहे हैं भाई, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब से हर इंसान मिलते जुलता रहता है। हाँ, जहाँ लोग रहते हैं कुछ आपसी छोटे मोटे विवाद भी होते हैं, तो आपस में जहाँ रहता है वहाँ लोग होता ही, तो हम लोग अपने में सॉल्व कर भी लेते हैं यहाँ पर। लेकिन ये लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर, इनको लगता है, बताइए, ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, ये एक धार्मिक देश है। खुद जरा मेंटेलिटी देखिए, ये धार्मिक संगठन उस देश पर उंगली उठा रहा है जो देश सेकुलर है। हमारे देश में कोई जैन, बौद्ध, ईसाई, इस सब से कोई दिक्कत नहीं होता है। एक इंटरनेशनल सर्वे में बताया गया था, मेनली भारत में तो सबसे बड़ी मेजॉरिटी हिंदू है, सेकेंड मेजॉरिटी मुस्लिम है। तो इसमें क्या हुआ था, एक सर्वे में बताया गया था कि 91% हिंदू लोग का ये बिलीव है कि कोई भी दिक्कत नहीं है हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर, और 89% मुसलमानों का भी कहना है कि कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। जो रियलिटी है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 तो नेतागिरी के चक्कर में इधर उधर हो जाता है, यहाँ पे कोई यहाँ भारत में दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत में भी कुछ लोग का कहना है दिक्कत है। तो भैया, भारत जैसे देश में अगर किसी को खराब लग रहा है, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अगर भारत में किसी को खराब लग रहा है तो उसके लिए दुनिया में कोई जगह ही नहीं बचा। क्योंकि अगर भारत में नहीं बस सके तो भैया तुम तब अंटार्कटिका में जाके ट्राई करो, वहां पर कहीं अच्छा लगे, वहां पर कोई नहीं रहता है। यहाँ पे भारत में लोगों को तकलीफ हो रही है। वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग दुनिया को, मतलब शत्रु को भी हम लोग इज्जत के नजर से देखते हैं। राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, तो उनको भी हम लोगों ने आचार्य की उपाधि दिया था। चाइना के सिंजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों को जानवर से भी नीचे रखा जाता है। वहां की मुस्लिम महिलाएं अगर घुटना से नीचे कपड़ा पहन लेती हैं तो सड़क पर उनके कपड़े को उनके बच्चों के सामने नंगा करके काट देता है। यहाँ पर मौलवी लोग अगर दाढ़ी रख लेते हैं तो उन्हें डांस करके नाचना पड़ता है ऐसे ऐसे, नहीं तो क्लीन शेप में ऐसे दाढ़ी में रखिए, ऐसे आपको रखना है। तो वहां आपको कुरान का एक फिक्स हिस्सा ही पढ़ने दिया जाता है, 300 पारा नहीं पढ़ने दिया जाता। लेकिन आपको गारंटी कहते हैं, ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्री है, ये कभी भी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि इनकी भी एक मजबूरी है। देखिए, जिस तरह से हिटलर ने 1938 में यहूदियों को कटवा दिया पूरी तरह से, सेम उसी तरह से, उसी फॉर्मूला पर, उसी तरह से डिटेंशन कैंप बनाया है, उसी तरह से यातनाएं देता है शी जिनपिंग। फर्क यह है कि शी जिनपिंग के सिंजियांग प्रांत में मुसलमानों को कचर देता है, वीगर मुसलमानों को, और हिटलर जो है वो जर्मनी में यहूदियों को ऐसे डिटेंशन कैंप में मार देता था। यहाँ पर वो 1938 में चालू किया था, ये 2018 से ये कैंप चालू किया। पूरी दुनिया को पता, ये कहता है कि हम इन्हें सुधार रहे हैं, सुधारता नहीं है। ऑनलाइन बेचे खरीदे जाते हैं यहाँ के लड़कियां लोग को, लड़कों को कोई ले जा सकता है यहाँ पर, ये हाल करके रख दिया। लेकिन ये लोग आवाज इसलिए नहीं उठाते हैं कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन देशों को पता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एक ही साइड में रहेगा। वो लोग इंटेलेक्चुअल सोचते हैं, रूस इन लोग के साथ आएगा नहीं, तो इनका अपना यूएनओ में कोई पकड़ नहीं है, दुनिया में इनका कोई बहुत बड़ा न टेक्नोलॉजी में है ना एजुकेशन में, कहीं पे इनका कोई रोल नहीं है। तो चाइना ही इन्हें यूएनओ में बचाता है। तो ये चाइना के एकदम जी है, हाँ हाँ शी जिनपिंग साहब, शी जिनपिंग साहब, ये कचर के थूरते रहता है, इनकी इज्जत लूट लिया, इन लोग को थूर थार दिया। लेकिन ये लोग उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। जांच किसके खिलाफ करेंगे? भारत के खिलाफ, जहां किसी को इस तरह का कोई तकलीफ नहीं होता है। इन लोगों को कश्मीर की समस्या दिख गई, और कश्मीर में यह दिख गया कि 1 साल से इंटरनेट नहीं है। लेकिन इन लोगों को यह नहीं दिखा कि 1990 से कश्मीरी पंडितों को जो भगा दिया गया था, उनके घर से भगाया गया, उन्हीं के देश में, वो अपने देश में शरणार्थी बन के रह गए, इन लोगों को वो नहीं दिखा। देखिए, व्यक्तिगत रूप से हमें इस बात का भी तकलीफ है कि इनके पास नेट नहीं है, लेकिन इस बात के लिए भी दुख है कि इनको अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। दुख इस बात का भी है कि ना हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं, ना इनके लिए कुछ कर सकते हैं, ना इन्हें अपना अभी तक हक मिला है। लेकिन कहना यह है कि आप एक ही राज्य में अगर आप देखते हैं तो दो नजरिए से क्यों देखते हैं? इनके साथ समस्याएं आई हैं, जो कर्फ्यू वगैरह लगा दिया जाता है, जैसे हम लोग लॉकडाउन में समस्या आई थी, इन लोग के लिए भी वो था। तो दोनों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप लोग इंटरफेयर नहीं कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चिल्लाने को चिल्ला सकते हैं, आपको कौन रोका है? देखिए, OIC के जो 57 कंट्री है, इनकी बहादुरी को भी देख लेते हैं कि कहां कहां इन लोगों ने मुसलमानों का साथ दिया। और ये जो पाकिस्तान मुसलमानों का मसीहा दिखता है, कहां कहां इन लोगों ने साथ दिया। इनके साथ देने के बदौलत वीगर मुसलमानों को जानवर की तरह घसीट के ले जाया जाता है। एक महिला को एक मर्द पुरुष खींच के ले जा रहा है, और पूरा सरेआम ये इन लोग का इतना अच्छा सहयोग है कि ये इन्होंने इन लोग के लिए कुछ नहीं किया। ये कहते हैं कि हम इनका साथ देंगे। पूरी दुनिया ने देखा कि बेचारे रोहिंग्या मुसलमानों को जानवर की तरह जिंदगी जीनी पड़े। म्यांमार में दौड़ा दौड़ा के मार दिया गया उन लोग को। इस तरह से जहां तहां झोपड़ी पलानी रह के वो किस देश में, भारत में भी शरण लिए हैं, बांग्लादेश में लिए हैं, इनके लिए इन लोगों ने कुछ किया?
कुछ नहीं किया, लेकिन भोंपू लेके चिल्लाने में सबसे आगे यही लोग रहेंगे। इन लोगों को कह देंगे तो बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। सीरिया का क्या हाल हो गया बताइए, ये मासूम बच्चे 2 महीना 3 महीने के बच्चे, इनके ऊपर बम गिर रहा है। देखिए ये हम लोग बचपन में पेड़ पे ऐसे बैठ के झूला खेलते थे, ये टैंक पे बैठ के झूला खेल रहा है बेचारा। ये बच्चे का भविष्य है और ये लोग कहते हैं कि हम लोग साथ देंगे। भैया आप लोग साथ मत दीजिए, आप लोग का साथ देना बहुत घातक हो जाता है। एक और इनका साथ देखिए, फिलिस्तीन पर जब इजराइल बम मारता है तो सारे लोग आ जाते हैं। इधर से अर्दोगान कहेगा, इधर से पाकिस्तान कहेगा इजराइल को मार देंगे, बम मार देंगे, मिसाइल मार देंगे, परमाणु बम मार देंगे, भाला मार देंगे, तोप मार देंगे, कुछ भी। और जब सीज फायर हो जाएगा, सीज फायर हो गया, चलो चलो अपने घर चलो, फिर पिटाएगा फिलिस्तीन तो फिर आ जाएगा यहाँ पर। अभी बताओ जो लोग जो लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे थे लोग, अभी कहाँ गए लोग? ये सब निकलेंगे सब बरसाती मेढक की तरह। फिर इजराइल मारेगा बम और फिर मारेगा, क्योंकि 2014 में इजराइल ने कहा था कि हम फिलिस्तीन को 500 साल पीछे ढकेल देंगे, और वो हमेशा मारता है 50-50 साल पीछे ढकेल। जब भी वहाँ कोई स्कूल कॉलेज फैक्ट्री बनती है बम मार के उड़ा देता है बिल्डिंग वगैरह। ये लोग फिर उठेंगे। कोई स्टेप लिया इन लोगों ने नहीं, लेकिन भारत ने फिलिस्तीन का साथ दिया था। यूएनओ में फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा था और कहा था कि हम फिलिस्तीन के साथ स्ट्रांगली खड़े हैं। फिलिस्तीन के लोगों को $4 मिलियन का भारत ने पैसे भेजा था। फिलिस्तीन के सोल्जर्स को इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में उनके ऑफिसर्स को, उनके लोगों को ट्रेनिंग दिया गया ताकि वो फिलिस्तीन से इजराइल से वो लोग जाके एटलीस्ट कम से कम एक लीडर लेवल पे तो बातचीत तो कर सके। वहाँ पर जहाँ हमारे मिलिट्री के अफसरों को ट्रेनिंग दिया जाता है, वहाँ फिलिस्तीन के लोगों को भी ट्रेनिंग दिया गया। तो ये हम लोगों ने किया, बल्कि हम लोग इन भोंपुओं की तरह चिल्लाए नहीं थे कि नेतन्याहू को ये कर दो। भाई तुम कुछ नहीं कर सकता, बताए ना, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, मरवाओगे बस इन लोग को। ये बस चढ़वा देते हैं कि हाँ चढ़ जा चढ़ जा चढ़, उसके चक्कर में पूरा हाल हो जाता। इन लोग को भारत में झांकना है। एक्चुअली इसका चाल क्या है, अगर ये लोग इलेक्शन में कहेंगे कि हम जीडीपी बढ़ाएंगे, पर कैपिटा इनकम बढ़ाएंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नाम करेंगे, तो इन लोग को समझे में नहीं आएगा यहाँ की जनता को क्या बोल रहा है। ये कहेगा हम कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, तुरंत जनता इसको वोट डाल देगी और कश्मीर आज़ाद कराएगा। अरे भैया कश्मीर तुम कब लोगे, तुम उसको गोली छोड़ो ना। तुम्हारा अपना पूर्वी पाकिस्तान याद है कि नहीं? ससुराल कोई क्या। देखिए आप पूरा गेम समझिए। ये क्या कहता है, इसके यहाँ 97% मुस्लिम रहते हैं, यानी अप्रोक्स इसके पास 20 करोड़ मुस्लिम है, और भारत में इंडिया में 14% मतलब 19 करोड़ अप्रोक्स ये आंकड़ा है। ये कहता है कि भारत के मुसलमान का ये ख्याल रखेगा। अरे बैल कहीं का, तुमको पता भी है 19 करोड़ लोगों को अगर ये 1 महीने का राशन भी देगा ना, 1000 रुपए का, तो इसका दिवालिया निकल जाएगा। इसके देश का जो टोटल फॉरेन रिजर्व है वो $16 बिलियन है। बेटा तुम्हारे यहाँ $16 बिलियन है, और हमारे यहाँ मुकेश अंबानी का इनकम पता है नेटवर्थ कितना है? $85 बिलियन। तो तुम्हारा जो $16 बिलियन तुम्हारे देश के पास है ना, मुकेश अंबानी की पत्नी ना यहाँ लेके घूमती है अपने। सोचिए ये ससुर को नहीं को पता नहीं है भारत के लोगों का ये साथ देगा। इसकी खुद की औकात देखिएगा ना, तो देखिए इसका जूता फटा हुआ है, यहाँ दिख रहा है, तो जूता फाटल है। ससुरा फाटल जूता पहन के फोटो खिंचवा रहा है और भारत के लोग का साथ देगा। भाई तोरा दिन खराब है, तू उधरे रहो। देखिए इन सालों का बस एक ही काम है कि भारतीय मुसलमानों को बदनाम करो, इनका जीना हराम करो। ये इस तरह एकदम आराम से करते जाते हैं। समझिए कैसे। राहुल गांधी अपने जगह पे सही है, लेकिन बस इनका मियां खलीफा 3 से 4 बार तारीफ कर देगी, हम राहुल गांधी के साथ हैं, हम हमेशा इनके लिए साथ रहेंगे, इनको आगे बढ़ते हम देखना चाहते हैं। बस इस स्टेटमेंट की वजह से इनके कैरेक्टर पे सवाल उठने लगेगा, जबकि ये अपने जगह पे सही है, इनको कोई लेना देना नहीं है। वैसे आप एक और एग्जांपल से समझिए, हम पाकिस्तान से हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हाफिज सईद 2 से 3 बार बस मेरा तारीफ कर दिया कि हम खान सर के साथ हैं, खान सर को कुछ नहीं होने देंगे, जब तक जिएंगे खान सर के लिए जिद्दोजहद करेंगे, हमको लोग आतंकवाद की नजर से देखने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है समझिए, क्योंकि होता क्या है कि एक अमृत में इतना ताकत कभी नहीं है कि वो नाली के पानी को ठीक कर सके, लेकिन नाली के पानी में इतना ताकत जरूर होता है कि वो पूरे अमृत को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए जब गलत इंसान आपका साथ देता है ना, तो वो आपको साथ नहीं दे रहा है, बल्कि वो पोलाइटली बहुत धीरे धीरे आपको बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे लोगों का साथ देना ही आपके लिए दुश्वारी हो जाती है। यही होता है भारतीय मुसलमान के साथ। ये साला पाकिस्तान वाला अपने फायदा के लिए दिन भर कहेगा हम भारतीय मुसलमानों के साथ हैं, हम कश्मीरियों के साथ हैं, हम उनके साथ जिद्दोजहद करेंगे, हमारे पास परमाणु बम है, मार देंगे, मुसलमानों को बचा के मारेंगे। अब आप बताओ कौन सा साला परमाणु बम को पता है कि आगे वाले का जाति धर्म क्या चीज है, हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई क्या है? लेकिन ये जरूर बोलेंगे। इससे क्या होगा, इन लोग की बदनामी हो जाएगी और ये कहेंगे हम तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। तो भैया इन लोगों को भी सोचना चाहिए, भारतीय मुसलमानों को, कि भाई इन लोग को समझाओ कि भाई हम जैसे हैं
सही है, हमें कोई जरूरत रहेगी हम अपने हिसाब से अपने गवर्नमेंट से मांग लेंगे। अब तुम लोग दे क्या सकते हो ससुर, तुम्हारे पास है क्या कि जो देगा? ये बस बदनामी कर सकते हैं हम लोग की। ये अपने देश के चुनाव में बोलता है कि भारत के मुस्लिम इसके साथ में। अरे ससुरा जूता से मारा जाएगा, तोरा को समझ में नहीं आता। इसको लगता है 2-4 गो इसको टेलर दिखाना पड़ेगा। चलिए इसको दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे। देख भाई, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि जिस राज्य को पाकिस्तान के साथ मिलना है या जिसे भारत के साथ मिलना है मिल जाए, स्वतंत्र रहना है तो रह जाए। तो कश्मीर कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, राजा हरि सिंह। तो पाकिस्तानी आतंकवादी वहां घुस गए। तो ये राजा हरि सिंह की गलती थी, वो नेहरू के पास भागे भागे आए कि हमारी मदद कीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि पहले साइन कीजिए, भारत में मिलेंगे तब मदद करेंगे। तब बोला गया। तब ब्रिगेडियर उस्मानी अपनी फौज लेके पहुंचे थे और ब्रिगेडियर उस्मानी ने 900 पाकिस्तानियों को भारत की पहली लड़ाई जैसे जैसे देश आजाद हुआ ना, सुता दिए उनको कब्र में, वहीं पे बैठा के रख दिया यहाँ पर। और याद की आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जहां पर ब्रिगेडियर उस्मानी को भेजा गया, ये अपनी पलटन लेके जब वहां पहुंचे तो आज भी जगह वो हमारे लिए लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया है। वहां से एक कदम पाकिस्तानी आगे नहीं बढ़ पाए। वो नेहरू की गलती थी जो इस मुद्दे को लेकर चले गए यूएनओ में। अगर भारत के फौज को दिए रहते ना, तो ये भारत के जो फौज है, इनके दामाद लोग, ये उसी समय पूरा कश्मीर निपटा लिए रहते लोग। यकीन मानिए, अगर उस समय ये मामला यूएन में ना गया रहता और भारतीय फौज के पास रहती, तो पाकिस्तान आज कहता इस्लामाबाद मेरा है। अभी कैसे कहता है कश्मीर मेरा है? वो इस्लामाबाद के लिए चिल्लाता, क्योंकि इन लोग के आगे नहीं टिक पाता। एक और देखिए, इस ससुरा कहता है यहाँ पर क्या क्या, बीर अब्दुल हमीद 65 की लड़ाई में ये चट्टा कहीं क्या, ये अमेरिका से पैटर्न टैंक लाया था। सब 7 गो पैटर्न टैंक, और इस टैंक की खासियत थी कि इसे कोई मार के गिरा नहीं सकता है। बीर अब्दुल हमीद के पास ये जीप वाला गन था, इससे मारना मुश्किल था। इन्होंने 7 टैंक को मार के गिरा दिया। अमेरिका में रिसर्च टीम बैठी कि मारा कैसे रे भाई साहब इसको यहाँ पर। इसको ये बदनाम करता है भारत के मुसलमानों को, कहता है कि हम तुम्हारे साथ है। भाई हम लोग थूर देंगे लोग तुम लोग को इतना बढ़िया से कि इलाज ना मिलेगा कहीं। इसको एक और एग्जाम्पल देखिए, देख भाई फटा जूता वाला, देख यहाँ पर तुमको बता दे, ये अब्दुल कलाम साहब। अब्दुल कलाम साहब ने ये जो अग्नि 5 बनाया ना, ये परमानेंट तुम्हारे बवासीर का इलाज है। ये एकदम यहाँ पे फटे मार के फाड़ देगा, पूरा लाहौर उड़ जाएगा। देखिए, भारत की विदेश नीति बिल्कुल स्ट्रांग है, इसको कुछ अता पता है नहीं। इसके यहाँ पे अभी तालिबान वाले ने बम फोड़ दिया, तो जो पाकिस्तान में तालिबान है उसको ये कहता है कि ये गलत आतंकवादी है, और जो अफगानिस्तान में तालिबान है उसको ये कहता है कि वो सही आदमी है। अब तालिबान वाले का क्या मैटर चल रहा है उसको भी समझा देंगे। आई होप आप ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो था, OIC की मीटिंग वगैरह, उससे कोई तो फर्क नहीं पड़ा। हालांकि वो वहाँ के ज़्यादातर कंट्रीज कश्मीर इशू में इंटरफेयर होना नहीं चाहते हैं। बाकी भाई साहब, तुम भारत के यहाँ देखना छोड़ दो, तुम्हारा अपना परमाणु बम है क्या है अपने पास रखो। आइए जूता सिलवा लो, नहीं दिक्कत है तो फिर अपना पेटीएम उटीएम नंबर दो, हम भेज देंगे, जूता सिलवा लेना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। ठीक है। गुलाम ही कब है? वो जब डिवीजन मतलब डिवाइड हुआ था इंडिया पाकिस्तान, तो उसने कहा था कि हम स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।